हेलो स्टूडेंट, मैं रामजीत सर सुमित्रा बालिका इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम क्लास 12 विषय समाजशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर भारतीय समाज का परिचय के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपको हम बता दें कि पिछले वीडियो में हमने भारतीय समाज का ये परिचय जो लेसन था, इसकी भारतीय समाज की विशेषताओं के माध्यम से हम समझे थे। आज जो हम पढ़ेंगे, इसके आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है उपनिवेशवाद। तो आइए पहले हम समझ लेते हैं कि उपनिवेशवाद है क्या। पहले हम समझ लेते हैं उपनिवेशवाद है क्या। तो मान लीजिए कोई दो देश हैं, हम नाम दे देते हैं। एक मान लेते हैं एक्स और दूसरे को मान लेते हैं वाई। ये जो दो देश हैं, एक को हम मानते हैं ये शक्तिशाली है, यानी पहला मान लिया देश जो हमने माना है वो क्या है, शक्तिशाली है। और जो हमने वाई माना है इसको मानते हैं गरीब है। क्या है? गरीब है। यही जो देश है, एक शक्तिशाली है, एक गरीब देश है। अब उपनिवेश है क्या? जब कोई शक्तिशाली देश किसी गरीब देश पर जब कोई शक्तिशाली देश किसी गरीब देश पर आर्थिक राजनीतिक दृष्टि से अपना अधिकार कायम कर लेता है। इस पे गरीब पर क्या करता है? अपना अधिकार कायम कर लेता है। तो ये जो गरीब देश है, इस शक्तिशाली देश का जो है उपनिवेशवाद कहलाता है। तब ये गरीब देश क्या होता है? इस शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहलाता है। फिर से, जब कोई शक्तिशाली देश किसी गरीब देश पर अपना अधिकार स्थापित कर देता है, तब ये गरीब देश जो है इस शक्तिशाली देश का जो है उपनिवेशवाद कहलाता है। उदाहरण के तौर पे देखा जाए कि हमारा देश भी क्या था, पहले भी उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था? ब्रिटेनों का, यानी अंग्रेजों ने क्या किया था, हमारे देश पर जो है उस समय जो है अधिकार अपना कायम कर लिए थे। तब हमारा देश जो है जाके आज आजाद हुआ था। तो कहने का मतलब यही, जब कोई शक्तिशाली देश जो होता है ये गरीब देश पर अपना अधिकार, उस पर राज कायम कर लेता है, तो वही गरीब देश इसका क्या बन जाता है? उपनिवेश कहलाता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया आपको। इसमें उपनिवेशवाद में जो है दो पॉइंट मिलते हैं। एक मिलता है कि उपनिवेश और दूसरा मिलता है उपनिवेशवाद। यानी अगर हम इसमें देखें तो हमें दो पॉइंट मिलते हैं, अक्सर देखने को मिलते हैं। पहला जो हमारा मिलता है वो मिलता है उपनिवेश। तो दोनों हम समझते हैं, एक उपनिवेश है और दूसरा हमारा मिलता है उपनिवेशवाद। तो हम उपनिवेश भी आपको समझा देंगे, उपनिवेश तो हमने भी समझाया। अब आगे हम क्या कर लेते हैं, उपनिवेशवाद भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए पहले हम इसके अर्थ के माध्यम से ही क्या करते हैं, दोनों चीजों को क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अर्थ, ठीक, हम लिखते हुए पढ़ते हैं
कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर गरीब देश पर आर्थिक, राजनैतिक, रूप से अधिकार स्थापित कर लेता है तो वह गरीब कमजोर देश उस शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहलाता है। ठीक, जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर गरीब देश पर आर्थिक और राजनीतिक रूप से अधिकार स्थापित कर लेता है तो वह गरीब देश उस शक्तिशाली देश का क्या कहलाता है? उपनिवेश कहलाता है। तो आप लोगों को उपनिवेश के बारे में समझ में आया। एक वर्ड हमने और बताया था कि उपनिवेशवाद। उपनिवेश के बारे में तो आप लोगों ने समझ लिया। आगे हम उपनिवेश बताते हैं, यानी उपनिवेश बनाने की प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे? हम उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक, आगे उपनिवेश बनाने की प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है। तो दोनों चीजें हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया था। चीजें समझ लिए कि उपनिवेश क्या है और उपनिवेशवाद क्या है। तो अब हम जान लेते हैं कि उपनिवेशवाद कब से प्रारंभ हुआ था। आपको बताया था जैसे कि 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में एशिया, अफ्रीका और अमेरिकी महाद्वीपों ने कौन से देश? एशिया, अफ्रीका और अमेरिकी महाद्वीपों 16वीं शताब्दी में एशिया, अफ्रीका और अमेरिकी महाद्वीपों पर जो है उपनिवेश स्थापित करने का पहला चरण जो है प्रारंभ हुआ था। और
इसके आगे हम बता दें कि आपको 16वीं और 18वीं, 16वीं और 18वीं, ये 16वीं 18वीं शताब्दी में जो है यूरोपियों द्वारा जो है भौगोलिक खोजें की गई थी। भौगोलिक खोजें के बाद जो है 18वीं शताब्दी में जो है एशिया अफ्रीका के बीच जो है 16वीं 18वीं शताब्दी में जो है जब भौगोलिक खोजें हो गई थी, इसके बाद जो है पुर्तगाली, स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड ने बड़े बड़े जो है उपनिवेशवाद अपना स्थापित किए थे। इन्हीं देशों की तरह यानी एशिया और अफ्रीका देश की तरह जो था हमारा भारत भी जो गरीब था, ये भी कमजोर था अन्य देशों की तुलना में। यानी हमारा भारत भी एशिया और अफ्रीका के देशों की तरह क्या था, कमजोर था। भारत के पास जो है इसके पास भी प्रौद्योगिकी ज्ञान नहीं था, वैज्ञानिक ज्ञान नहीं था। इन सब चीजों के अलावा भी भारत के पास जो भी था वो सैन्य शक्ति भी क्या थी, ये हमारी कमजोर थी। पूरी तरह से कहने मतलब हमारा देश जो है भारत कमजोर था। इन्हीं सब कारणों की वजह से जो हुआ था कि भारत पर जो है ब्रिटेनों ने क्या किया, अपना उपनिवेशवाद स्थापित किया। तब आप उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये उपनिवेशवाद कब से प्रारंभ हुआ और भारत में इन्होंने किन कारणों से जो है अपना उपनिवेश स्थापित किए, ये समझ में आ गया होगा। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रवाद। बच्चों आप तो वैसे भी राष्ट्रवाद के बारे में जानते हैं, लेकिन थोड़ा हम जान लें राष्ट्रवाद है क्या। यानी राष्ट्रवाद देश के प्रति प्रेम, निष्ठा रखना, ऐसी निष्ठा हो कि अपने देश के लिए मर मिटने के लिए, कहने का मतलब तात्पर रहना, निष्ठा। आप देखे हो कि हमारे देश में बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हुए थे, बहुत से नेता अभिनेता हुए थे जिन्होंने क्या किया था कि देश के लिए उन्होंने जो है अपना क्या कर दिया था, बलिदान किया गया था। तो इसी यानी यही निष्ठा, यही प्रेम की भावना क्या कहलाती है, हमारी राष्ट्रवाद कहलाती है। ऐसे राष्ट्रवाद ऐसा नहीं कि क्यों राष्ट्रवाद कहलाता है, चाहे जिस क्षेत्र में हो, चाहे आप धर्म के क्षेत्र में ले लीजिए, राजनीति के क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे भाषा के तौर पर देखिए। यानी कि देश के अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो क्या हो, सही हो। अगर कोई काम गलत हो तो उसको हम क्या करेंगे, होने नहीं देंगे। यानी कहने मतलब देश में जो भी अनुचित होगा उसके लिए हम क्या रहेंगे, तत्पर रहेंगे, हमेशा कि अनुचित नहीं देंगे। यानी जो हमारा राष्ट्र है, राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने देश के प्रति निष्ठा की भावना से है। देश के प्रति पूरी तरह से जो हमने बताया मर मिटने के लिए, कहने मतलब जो भी अनुचित कार्य होगा वो राष्ट्र के अंदर हम होने नहीं देंगे। यही निष्ठा, यही लगन हमारी क्या कहलाती है, राष्ट्रवाद कहलाती है। एक ऐसी निष्ठा जो उस देश के लोगों को अन्य देश के लोगों से क्या करती है, अलग करती है। यानी हमारे अंदर इतना जुनून होना चाहिए, ऐसी निष्ठा होनी चाहिए कि जो हम देश यानी हमारे देश के लोगों को अन्य देश के लोगों से क्या करती है, अलग करती है। मुद्दा आप देखते कि आप लोग भारत और चीन में भी मुद्दे चल रहे हैं। वो देश और हमारा देश दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए जो है अलग होते हैं। यानी इतनी निष्ठा रखते हैं अपने देश के प्रति जो है कि अपने देश के अंदर हम कुछ नहीं होने देंगे। भारत भी चाहता है और चीन भी चाहता है। तो ऐसी ही लगन यानी कि जो हमें क्या करती है, अन्य देश के लोगों से क्या करती है, हमें अलग करती है। आगे देखिए, अथवा यह निष्ठा की भावना जाति यानी कि जाति के नाम पर जो देश में संप्रदाय या हिंसा हुआ करती है, ये सारी चीज देश में हम नहीं होने देंगे। जात लोग देखते जात के नाम पर भी मुद्दे हुआ करते हैं, बहुत सारे दंगे हो जाया करते हैं। वो देश के लिए क्या होता है, अनुचित होता है। आगे है क्षेत्र।
यानी क्षेत्र और भाषा, ये तीनों चीजें हैं। क्षेत्र के नाम पर भी, एरिया के नाम पर भी कभी कभार जो है दंगे हुआ करते हैं, और भाषा को लेकर भी क्या होते हैं, माहौल गर्म होते हैं, गंदे दिमाग में लोगों के आते हैं। तो कहने का मतलब हम इतनी निष्ठा रखेंगे कि जात के नाम पर और क्षेत्र और भाषा के नाम पर ऐसे कोई भी मुद्दे होंगे हम अपने देश के अंदर नहीं होने देंगे। आज के मुद्दों से बहुत क्या होती है, ऊपर होती है। यानी यही जो ये सारे मुद्दे हैं, इनसे जो है मुद्दे क्या होते हैं, हमारी सोच क्या होती है, बहुत ऊपर होती है। ये सारे हम दंगे नहीं होने देंगे। यही हमारी क्या कहलाती है, राष्ट्रवाद कहलाती है। आगे एक टॉपिक है आपका, ये नोट करने वाली बात है कि यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें पूरे देश के विकास की भावना निहित होती है। अगर हमने ये बताया, अगर इन सब बातों को जो है अगर हम अपने दिमाग में रख के देश के प्रति अपना कार्य करते हैं, तो ऐसी निष्ठा, यही विचार हमारी एक दिन क्या होगी कि जो है पूरे देश का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। ऐसी अगर निष्ठा रखते हैं तो निश्चित है कि हमारे देश का जो है विकास संभव है। तो आज बच्चों इतना ही, आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो आज का इतना ही, अगले वीडियो में हम इसके आगे का आपको बताएंगे।